जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम्स को सब बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर और नॉन कॉलेज अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और उनका एलिमेंट्री कंप्यूटर का एग्जाम लगने वाला है। शायद ऐसा लग रहा है मेरे को, मैंने देखा था टाइम टेबल, बीए वालों का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम अभी बाकी है। तो उन सभी के लिए मैं महेश सर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यहां से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिली। एमसीक्यू बेस पेपर होगा आपका, मल्टीपल चॉइस मतलब एबीसीडी वाले क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करके आपको सही उत्तर का जवाब देना है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आ जाइए। पहला प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न को हम देखते जाते हैं। एक बात और, वीडियो को आप आराम आराम से देखिए। कई बार क्वेश्चंस के आंसर में आप जल्दीबाजी में देखते हो तो दिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, एक ही जगह ब हो जाता है या एक ही जगह बी हो जाता है, फिर वो दिक्कत करती है। इसलिए आप जब 2 10 15 20 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा भी अगर आप समय दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता था या किया गया था? ठीक है ना। ट्रांजिस्टर लगाए थे कि वैक्यूम ट्यूब लगवाई थी, कि एकीकृत परिपथ लगाया था या माइक्रो प्रोसेसर? सही उत्तर है बेटा इसका बी, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जो कंप्यूटर की स्थापना हुई या कंप्यूटर आए तो उनमें ट्रांजिस्टर भी नहीं थे, वैक्यूम ट्यूब थी, एकीकृत परिपथ भी नहीं था और माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं था। दूसरा प्रश्न, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा मूल तत्व प्रयुक्त होता था? दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें कौन सा मूल तत्व प्रयुक्त होता था वो बताना है आपको। में सबसे पहले ए ऑप्शन में है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर। सही उत्तर है इसका बेटा बी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में नहीं बेटा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है? एकीकृत परिपथ आईसी जिसको बोलते हैं, किस पीढ़ी में पेश किए गए थे? आईसी का उपयोग कब किया गया? प्रथम पीढ़ी में नहीं, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में? देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सी, तीसरी पीढ़ी में। सी उत्तर सही है, तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग, जो कंप्यूटरों में आईसी का उपयोग किया जाने लगा था। अगला प्रश्न, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी या क्या है? चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए उनकी मुख्य विशेषता क्या रही? वैक्यूम ट्यूब रही, ट्रांजिस्टर रहे, माइक्रो प्रोसेसर रहे या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? सही उत्तर है बेटा इसका सी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? एआई किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी से, दूसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी से, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी से और चौथा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी से। सही उत्तर है इसका पांचवी पीढ़ी। सही उत्तर है इसका पांचवी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में एआई का उपयोग किए जाने लगा। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन में दे रखा है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन में दे रखा चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन में दे रखा हरमन होलेरिथ और डी ऑप्शन में दे रखा जॉन वॉन न्यूमैन। तो कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? बी ऑप्शन सही है इसका, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? इन कंप्यूटरों में ENIAC, EDVAC, UNIVAC और EDSC, इन चारों प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे पहले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? सही ऑप्शन है NEF, ए ऑप्शन सही है, NEF ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या अगली क्या कह रही है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, पांचवी पीढ़ी की प्रणालियों में ULSI का क्या अर्थ है? पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर आए उसमें एक वर्ड आया ULSI का क्या मीनिंग है? इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये ऑप्शन है, या एकीकृत बड़े सिस्टम, एकीकृत लार्ज सिस्टम एकीकरण, ये ऑप्शन है, या यूनिवर्सल लॉजिक स्केल एकीकरण है, या अल्ट्रा लीनियर सिस्टम इंटरफेस, ये इसका आंसर होगा। तो आंसर सही है बेटा इसका ए ऑप्शन सही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, डेटा हैंडलिंग या कार्य सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटरों को किन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? डेटा हैंडलिंग के आधार पर या कार्य सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकारों में, किन प्रकारों में विभक्त किया गया, वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है इसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बोला गया है, सुपर मेनफ्रेम मिनी कंप्यूटर बोला गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हाइब्रिड कंप्यूटर बोला गया है, या सूक्ष्म स्थूल प्रणाली कंप्यूटर कहा गया है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा ए, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तीन प्रकार के कंप्यूटरों में वर्गीकृत किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के कंप्यूटर में कौन सा वो कंप्यूटर का प्रकार बताना है? मापने और गिनने दोनों की विशेषताएं होती है, जो माप भी सकता है और काउंटिंग भी कर सकता है। पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर करता है क्या, ये डिजिटल कंप्यूटर करता है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है क्या, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें मापने की क्षमता भी होती है और काउंटिंग की, गिनने की क्षमता भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखिए, एक बात मैं और बता देता हूं, इससे संबंधित कंप्यूटर, एलिमेंट्री कंप्यूटर से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित हमने एक क्लास और भी डाल रखी है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए थी। तो मैंने सिलेबस देखा तो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस सेम है, इसलिए आप उस क्लास का भी अवलोकन कर सकते हैं। दोनों क्लास देख कर जाइए, दोनों क्लास देखकर चाहिए, वो स्पेशल यूनिवर्सिटी की है राजस्थान की, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी काफी मदद मिलेगी। हाँ जी, आ जाइए प्रश्न, अगला प्रश्न है, मेनफ्रेम कंप्यूटरों की तुलना में कौन सा कंप्यूटर आकार में छोटा और गति तथा भंडारण क्षमता में कम होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटरों की तुलना में ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो आकार में छोटा होता है और गति तथा भंडारण क्षमता में कम होता है? मिनी कंप्यूटर होता है क्या, सुपर कंप्यूटर होता है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है क्या, नोटबुक होती है क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी बोलते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। ALU का पूरा नाम बताइए, कई बार यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ALU का पूरा नाम बताइए। ALU का पूरा नाम अंकगणितीय स्थानीय इकाई कहते हैं इसको, एरे लॉजिकल यूनिट कहते हैं, अंकगणितीय तर्क इकाई कहते हैं, या सक्रिय तर्क उपयोगिता कहते हैं? ऑप्शन सी सी हो जाएगा, अंकगणितीय तर्क मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहलाता है इसका पूरा नाम। गणना और तुलना करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है कंप्यूटर का? वो कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशन करता है और उसके साथ साथ कंपैरिजन करता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अंकगणितीय तर्क इकाई होती है, रजिस्टर होते हैं, कि कैश होता है? बी ऑप्शन सही है। ALU जो अभी आया था ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका काम क्या है?
गणितीय गणनाओं की व्याख्या करना। ALU कंप्यूटर का वह पाठ जो गणितीय गणनाओं की व्याख्या करता है, क्या कहलाता है? ALU कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य घटक नहीं है? मतलब 3 तो ऐसे पार्ट हैं जो सीपीयू के हैं, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो सीपीयू का नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, रजिस्टर और रैम। कौन सा कंप्यूटर में सीपीयू का भाग नहीं है? डी ऑप्शन, रैम। डी ऑप्शन सही है। नियंत्रण इकाई का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है नियंत्रण इकाई का प्राथमिक कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य अंकगणितीय गणनाएं करना, दीर्घकालिक डेटा संग्रहित करना, डेटा और संचालन के प्रवाह की निर्देशित करना और दस्तावेज प्रिंट करना। सी ऑप्शन सही है इसका। सी ऑप्शन क्या है? डेटा और संचालन के प्रवाह को निर्देशित करना। इसके अलावा अगला प्रश्न है ALU जो भी आई दिन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? से कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं, बिल्कुल इनपुट आउटपुट प्रबंधन, हार्ड ड्राइव से डेटा प्राप्त करना, मॉनिटर पर छवियों को प्रदर्शित करना। इसका सही ऑप्शन है केवल और केवल इसका काम अंकगणितीय और जो लॉजिकल प्रोसीजर होती है उनको ये कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा सूचक उपकरण है? मतलब इंडिकेशन करने वाला उपकरण है। बताना है कीबोर्ड है कि माउस है कि स्कैनर है कि माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? माउस। ओके, माउस है ना जो दिशा सूचक उपकरण है। कौन सा उपकरण कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक छड़ी या लीवर का उपयोग करता है जो कई दिशाओं में चलता है? ट्रैक बॉल कहलाता है कि जॉयस्टिक कहलाती है कि लाइट पेन कहलाती है कि टच पैड कहलाता है? ऑप्शन बी सही है बेटा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ना वो कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक छड़ी या लीवर का उपयोग करता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लैपटॉप कंप्यूटर पर डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? ऑप्टिकल उपकरण है, ऑप्टिकल माउस है कि ट्रैक बॉल है कि टच पैड है कि जॉयस्टिक? सही ऑप्शन है सी। ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है इसका? सी, टच पैड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे इंडिकेट करने वाला उपकरण नहीं माना जाता? कौन सा इन उपकरणों में से ऐसा कौन सा उपकरण है जिसे हम इंडिकेशन नहीं दे सकते, इंगित नहीं कर सकते? ए ऑप्शन पर आ रहा है ट्रैक बॉल, बी ऑप्शन पर आ रहा है लाइट पेन, सी ऑप्शन पर आ रहा है कीबोर्ड, डी पर आ रहा है जॉयस्टिक। कीबोर्ड। ओके, कौन सा स्थिर अगला प्रश्न है, कौन सा स्थिर इनपुट उपकरण स्क्रीन कर्सर को अंगुलियों या अंगूठे से स्थानांतरित करने के लिए एक उभरी हुई घूर्णनशील गेंद का उपयोग करता है? वो उसका नाम बताना है। टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और प्लॉटर। ट्रैक बॉल एक ऐसा उपकरण है जो स्थिर इनपुट उपकरण स्क्रीन कर्सर को अंगुलियों या अंगूठे से स्थानांतरित करने के लिए उभरी हुई घूर्णनशील गेंद का उपयोग करता है। उसका सही ऑप्शन है बेटा ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न देखिए, एक अष्टक अंक को कितने बाइनरी बिट्स द्वारा, मतलब एक अष्टक होता है उसमें कितने बाइनरी नंबर होते हैं? 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट? सही ऑप्शन है इसका बेटा 3 बिट। 10.15 का हेक्साडेसिमल मतलब 0.15 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना किसके बराबर होगा? EF10A। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा F। ओके, जिसमें 10 से 15 तक के मानों को A से F तक अक्षरों में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है हेक्साडेसिमल प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक में कितने बाइनरी बिट्स के बराबर होता है? 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट? ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, 4 बिट। ओके, अगला प्रश्न है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था?
पहला ऑप्शन है बिल गेट्स ने, दूसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली ने, तीसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स ने और चौथा ऑप्शन है मार्क जकबर्ग ने। सही ऑप्शन है बेटा इसका बी ऑप्शन सही है, टिम बर्नर्स ली। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, गूगल खोज मतलब गूगल सर्च इंजन, सफारी। देखो बेटा सही ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन सही है, गूगल सर्च। ये एक सर्च इंजन है जबकि क्रोम एक ब्राउजर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, वेब ब्राउजर का प्राथमिक कार्य क्या है? वेब ब्राउजर का प्राथमिक कार्य क्या है? HTML कोड लिखना और संपादित करना, स्पाइडर का उपयोग करके वेब पेजों का पता लगाना और उन्हें इंडेक्स में करना, कन्वर्ट वर्ल्ड वाइड वेब से वेब पेज प्रदर्शित करना और उन्हें प्राप्त करना, कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। सही ऑप्शन है इसका बेटा सी। सही ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब से वेब पेज प्रदर्शित करना और उन्हें प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एज, डकटगो, सफारी, ओपेरा। सही ऑप्शन है इसका बेटा बी। प्रश्न अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा खोजने के लिए सर्च इंजन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर रोबोट बॉट का नाम क्या है? रेंगने वाले जीव, कुर्चनी, कुकीज, ब्राउजर। रेंगने वाले जीव या मकड़ियां। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर को किस कंपनी ने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है बेटा? माइक्रोसॉफ्ट का। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत में सामान्य नागरिक पासपोर्ट का रंग क्या होता है? भारत में जो पासपोर्ट बनता है उसका सफेद, मेहरून, नेवी ब्लू, हरा। ऑप्शन सी सही है, नेवी ब्लू, गहरा नीला। जो पासपोर्ट बनता है उसका कलर कैसा होता है? गहरा नीला। भारत में पासपोर्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1950, 1967, 1985। सी ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है 1947। 1947, 1950, 1967, 1985। सही ऑप्शन है 1967 में। अगला प्रश्न है, भारत सेवा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पासपोर्ट सेवा, सॉरी, पासपोर्ट सेवा कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है? ऑप्शन बी सही है बेटा, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने की अनुमति यही देता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक राज्य, जिसको राजनयिक बोलते हैं, पासपोर्ट का रंग क्रमशः कैसा होता है? आधिकारिक जो पासपोर्ट बनते हैं उनका रंग कैसा होता है? नीला सफेद, सफेद मेहरून, मेहरून नीला, हरा लाल, सफेद और मेहरून कलर का, गहरा लाल जिसको बोलते हैं। भारत में मोबाइल ऐप एम स्पॉट सेवा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रेन बुकिंग से, पासपोर्ट सेवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। जो एम पासपोर्ट जो ऐप है वो क्या करता है बेटा? पासपोर्ट बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा बार छोटे आइकनों का उपयोग करके अक्सर उपयोग किए जाने वाले मेन्यू कमांड के शॉर्टकट प्रदान करता है? शीर्ष पट्टी, स्टेटस बार, टूल बार, स्क्रॉल बार। टूल बार का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड में क्विक एक्सेल टूल बार आमतौर पर कहां स्थित होता है? नीचे, पहला ऑप्शन नीचे, दूसरा ऑप्शन दायां कोना, ऊपरी बाएं कोने में, स्क्रीन का केंद्र, टास्क बार के ठीक ऊपर, ऊपर बाएं कोने में कहां स्थित होता है? बाएं कोने में ऊपर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आमतौर पर एक मानक टूल बार पाया जाता है? फ्रंट का आकार या फेस परिवर्तन करने के लिए, पैराग्राफ संरक्षण के लिए, सहेजे खोले और प्रिंट करने के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए। में पहला है सहेजे खोले और प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में टूल बार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में टूल बार का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल नाम, दस्तावेजों के शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए करते हैं यूज, या फिर सामान्य कार्यों और उपकरणों को त्वरित पहुंच प्रदान करना उसके लिए, प्रश्न संख्या और शब्द गणना दर्शाने के लिए, या फिर सामान्य कार्यों और उपकरणों को त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए, चल रहे प्रोग्राम को विंडो बंद करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, सामान्य कार्यों और उपकरणों को त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए हम यूज करते हैं टूल बार का। नए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करणों में किस इंटरफेस तत्व ने पारस्परिक बहुस्तरीय टूल बार का टैब में बदल दिया? सही ऑप्शन है बेटा रिबन। ओके,
MS वर्ड में वर्ड रेप का मुख्य कार्य क्या है? पाठ को दाहिने से मार्जिन के साथ संरक्षित करना, शब्दों के बीच रिक्त स्थान डालना, पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना, फॉन्ट शैली फॉन्ट साइज को बदलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना। अगला प्रश्न है, वर्ड रेप किसी शब्द को अगली पंक्ति में स्वचालित रूप से कब स्थानांतरित करता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब ये दाहिने हिस्से में पहुंचता है तब। अगला प्रश्न है, कौन सा फीचर टाइप की गई प्रत्येक पंक्ति के अंत में एंटर दबाने की आवश्यकता को समाप्त करता है? वर्ड रेप। सही ऑप्शन है इसका बी, वर्ड रेप। अगला प्रश्न, वर्ड रेप इन पंक्तियों के बीच की रेखाओं को तोड़ता है। इनके बीच की रेखाओं, भी तो बात आई थी, शब्दों के बीच की जो रेखाएं उनको तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? वर्ड रेप। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में वर्ड रेप क्या होता है? डिफॉल्ट रूप से सक्षम, डिफॉल्ट रूप से सक्षम। LAN का पूरा नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। किस प्रकार का नेटवर्क सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? जैसा कि एक कमरा, कार्यालय, इमारत, ऐसा लैन, LAN छोटे क्षेत्र को कवर करने के लिए लैन का उपयोग करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स का अर्थ बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। ई कॉमर्स का अर्थ है ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन रिटेल स्टोर किन व्यवसायिक मॉडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका बी, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब ये क्या करते हैं कि बिजनेस को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, B2C। B2C का मतलब हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता से उपभोक्ता, C2C। C2C मतलब कंज्यूमर से कंज्यूमर। ई कॉमर्स का उदाहरण किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? OLX प्रकार का प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर से कंज्यूमर तक। ई कॉमर्स की उस क्षमता को क्या कहते हैं जो किसी व्यवसाय को राष्ट्रीय सीमाओं पर पार बिक्री की अनुमति देता है? वो क्या कहलाता है बेटा? वैश्विक पहुंच कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्विक पहुंच। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइटों पर ऑनलाइन लेनदेन और डेटा को ट्रांसफर सुरक्षित करने के लिए सबसे अधिक किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है HTTP, FTP, SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर या SMTP। सही ऑप्शन है इसका सी, SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर अपराधियों के लिए कौन सा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए समर्पित राष्ट्रीय नामांकन नंबर क्या है? 1930 आप साइबर कोई भी क्राइम हो रहा है तो क्राइम होने के बाद अगर उसकी सूचना देते हैं, ऑनलाइन ठगी हो गई, पैसे वगैरह निकाल ली, जो भी कुछ साइबर क्राइम हो रहा है तो उसका हम किस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं? 1930 पर। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की पहल है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर विशेष रूप से किस अपराधी की छवि अधिक ध्यान दिया जाता है? वो है मित्र राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ऑफलाइन वित्तीय धोखाधड़ी। वित्तीय धोखाधड़ी कितने समय के लिए नामांकित? 1930 या पोर्टल पर शिकायत की जानी 24 घंटे के भीतर। अगर आप इस पर कॉल करोगे तो उसका एक लिमिट टाइम होता है कि आपको 24 घंटों के भीतर आपको कॉल करना होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन SBM की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की। तो पहला ऑप्शन यही है, पहला क्वेश्चन यह है कि शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को। महत्वपूर्ण सवाल है ये। स्वच्छ भारत अभियान SBM किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्त ODF जिसको बोलते हैं 2 अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका नारा था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी
किस मंत्रालय के अधीन आता है? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। ओडीएफ का पूरा खुले में शौच मुक्त ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम, पेमेंट करते हैं ना फोन पे पर यूपीआई, उसका पूरा नाम क्या है? एकीकृत भुगतान साधन, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिवर्सल पे जानकारी, उपभोगकर्ता भुगतान एकीकरण। बी ऑप्शन सही है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, मतलब पेमेंट हो गया ना, पेमेंट इंटरफेस। भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन और प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन सी सही है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड की प्रमुख विशेषता क्या है? यह आपको बैंक से धनराशि उधार लेने की अनुमति देता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है, ये सीधे उपयोगकर्ता से बैंक की खाते से धनराशि काट लेता है। सी ऑप्शन है, इनका उपयोग केवल ऑफलाइन खरीदारी के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है, इनमें पिन या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर बी सही है, उत्तर बी सही है, ये सीधे उपयोगकर्ता के बैंक के खाते से धनराशि काट लेता है क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, भारत में आरटीजीएस रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट के लिए न्यूनतम लेनदेन सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख रुपए। प्रश्न और बचे, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय लेनदेन के लिए डेटा संग्रहित और संसाधित करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, स्मार्ट कार्ड, इनका उपयोग नहीं करते हैं। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। ये लो, ये हो गए बेटा एलिमेंट्री कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनके अलावा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम लगी थी उसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से, वो क्लास भी, वो वीडियो भी देख सकते हो। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। दोनों को मिलाकर मेरे को नहीं लगता कि अगर आपने दोनों क्लासेस देख ली तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।